चलिए, तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपके साथ सोगा जो आपका एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको स्टार्ट करा था। जैसा मैंने बताया था आपके सोगा वाले एक्ट में आपके पास जो बेटा टोटल यूनिट्स है इसके अंदर वो 4 यूनिट्स है, और जिसमें से हमने फर्स्ट यूनिट यानी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करा था, और वो हमने आधी कंप्लीट कर ली थी। आधी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और अपनी फर्स्ट यूनिट को डन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ताकि अब जल्दी से बेटा एक बार रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास को। तो मैंने आपको बताया बेटा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ये एप्लीकेबल हुआ था 1930 से। इससे पहले 1930 से पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही कवर होता था। मतलब अगर आपको याद होगा इनिशियल स्टेज में चैप्टर्स में मैंने बताया था कि भाई पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था ना उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा, और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, ये चारों के चारों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ हमने धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट को रखा, सोगा के लिए अलग एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप के लिए अलग एक्ट बना दिया, और 3 एक्ट अलग अलग बना दिए जो कि पहले एक ही एक्ट में समराइज थे। तो 1930 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही फॉलो होता था, लेकिन उसके बाद हमने सोगा अलग से बना दिया। जो सोगा है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टीज का। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है और फिर आप उसकी सेल कर रहे हो तो सोगा में वो कवर होगा। अगर आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो सोगा में कवर नहीं होता, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट अलग से है उसमें कवर होता है। फिर मैंने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। सबसे पहले मैंने बताया बायर एंड सेलर के बारे में। तो यहां पे डेफिनेशन क्या दे रखी है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ध्यान से सुनना। बायर क्या है? बायर एक ऐसा व्यक्ति है, बायर इज अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाइज। बेटा ध्यान से समझिएगा, यहां पे दो टर्म्स है। बायर एक ऐसा पर्सन था जो या तो बाय करे या फिर अग्रीज टू बाय करे। अगर वो बाय कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहा है, अगर वो अग्रीज टू बाय कर रहा है तो वो एग्रीमेंट टू सेल बना रहा है। दो चीजें थी, बताई थी आपको। सेलर कौन है सर? सेलर भी एक ऐसा पर्सन है जो या तो सेल कर रहा है या अग्रीज टू सेल कर रहा है गुड्स को। फिर सेकंड चीज मैंने आपको बताई गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स में आपको डेफिनेशन याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आई रिपीट, गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीजों को एक्सक्लूड करा था और 3-4 चीजों को इंक्लूड करा था। सर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करना है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। मतलब एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को हमने गुड्स की डेफिनेशन से हटाया था, ये गुड्स नहीं होते। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, और ऐसी कोई भी थिंग जो लैंड से अटैच है और आप उसे सेपरेट कर सकते हैं बिफोर सेल। फिर मैंने आपको गुड्स के टाइप्स बताए थे। तो बेटा गुड्स 3 टाइप के थे, एक बार रिपीट करेंगे जल्दी से। पहला जो टाइप था वो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा था कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स थे जो एग्जिस्टेंस में होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को फॉर्म कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो, उस टाइम पे जो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। सर क्या मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? तो मैंने बताया बेटा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर वो ओन्ड, पोजेस्ड या अक्वायर्ड है बाय द सेलर तो उसे बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। अच्छा सर फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? बेटा फ्यूचर गुड्स होते हैं गुड्स जो टू बी मैन्युफैक्चर्ड है, टू बी प्रोड्यूस्ड है और टू बी एक्वायर्ड है आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद आप उसे मैन्युफैक्चर करोगे, अक्वायर करोगे, राइट? मतलब जो अभी बने नहीं है, आपने बस कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और ऑर्डर बनने के बाद आप उसे बनाना चालू करोगे, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। इस सिनेरियो में कभी सेल नहीं होती, यहां पे एग्रीमेंट टू सेल होता था हमेशा। और लास्ट बेटा कंटिंजेंट गुड्स, आपने पढ़ा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वही कंटिंजेंट गुड्स है जिनका एक्विजिशन डिपेंड करता है अनसर्टेन कंटिंजेंसी पे। मतलब भाई अगर शिपमेंट आ गया तो मैं आपको गुड्स दे दूंगा, ये क्या है? ये कंटिंजेंट है, ये अनसर्टेन इवेंट है, शिप आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो जो एक्विजिशन ऑफ गुड्स है वो डिपेंड करते हैं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। और यहां पे भी सेल नहीं होता बेटा, यहां पे भी एग्रीमेंट टू सेल होता है। बहुत बढ़िया। तो गुड्स 3 होगा बेटा, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। अब एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 कैटेगरी थी, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आते थे स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। भैया सेल होते टाइम, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आपने उन गुड्स को आइडेंटिफाइड करा है और अग्री करा है। मतलब बेटा आप जो है शॉप पर गए थे, याद है सुरेश, और आपने बोला सर मुझे जो है
एक 16 प्रो मैक्स चाहिए गोल्ड टाइटेनियम कलर में 1 TB रैम में। अब ये जो सारी स्पेसिफिकेशन है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते टाइम ही आपने अपने गुड को आइडेंटिफाई करा, एग्री अपॉन करा, क्लियर हो आप, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। अच्छा, सेकंड होते थे अनअसर्टेन गुड्स, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट अग्रीड अपॉन। अरे मतलब भैया ना ही आपने अभी वो आइडेंटिफाई करे हैं, ना ही आपने अग्री अपॉन करे, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन और सैंपल से सेल होते हैं। जैसे आपको याद है सुरेश भाई, मम्मी जो है वो गई थी सेब लेने, तो भैया जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि मैम सेब जो है वो कश्मीर के, बहुत मीठे है, बहुत फ्रेश है, ये डिस्क्रिप्शन क्या। अब अभी जो है मम्मी ने कोई आइडेंटिफाई या कुछ अग्रीड अपॉन नहीं करा, मम्मी के सामने रेडी है और रेडी में बहुत सारे सेब है, तो अभी के टाइम पे वो अनसर्टेन है, गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट अग्रीड अपॉन एंड इट इज सोल्ड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन ऑन सैंपल। फिर मम्मी क्या करेगी, मम्मी को 1 किलो सेब लेने हैं, तो मम्मी एक एक करके रेडी से सेब उठाएगी, 360 डिग्री स्कैन करेगी, और अगर उन्हें ठीक लगा तो वो बास्केट में डालेगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगी। तो जैसे ही मम्मी ने 360 डिग्री स्कैन करा और उसे बास्केट में डाला, तो वो बन गया अब असर्टेन। असर्टेन क्या थे, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मम्मी ने बोला भैया 1 किलो लेने, कितने रुपए में दोगे, भैया ने बोला 50 रुपए में, मम्मी ने एग्री कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। अब उसके बाद मम्मी अनसर्टेन गुड्स को असर्टेन कर रही है कि मैं कौन सा सेब लूंगी या नहीं लूंगी। तो यहां पे बेटा 3 टाइप के गुड्स है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। पहला था एग्जिस्टिंग गुड्स, जो गुड्स एग्जिस्टेंस में है, मतलब जो कि प्रोड्यूस्ड है, ओन्ड है, एक्वायर्ड है बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद आप प्रोड्यूस करोगे या एक्वायर्ड करोगे या जो भी करोगे। और कंटिंजेंट गुड्स, जो अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होते हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी, स्पेसिफिक, अनसर्टेन, असर्टेन। स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक वो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर ही आइडेंटिफाइड अग्रीड अपॉन है। अनसर्टेन क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर नाइदर आइडेंटिफाइड नॉर अग्रीड अपॉन है, और ये डिस्क्रिप्शन सैंपल से जाते हैं बस। उसके बाद असर्टेन गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद आप आइडेंटिफाइड या अग्रीड अपॉन कर रहे हो। तो ये आपके गुड्स की तीनों कैटेगरी होगा, इसे याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको डिलीवरी बताया था बेटा। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। आई रिपीट, जब आपके पास गुड्स डिलीवर होते हैं तो बेटा सेलर जो है वो वॉलंटरी अपनी इच्छा से गुड्स का पोजेशन आपको दे रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पोजेशन पोजेशन पोजेशन। डिलीवरी करने से कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको गुड्स डिलीवर हो गए तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। मान लो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे तो मैंने लिखा भैया ओनरशिप ट्रांसफर तब होगी जब मुझे पेमेंट रिसीव होगी। अब मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूं, इट डजंट मैटर बेटा, उस सिनेरियो में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब पेमेंट होगी। तो डिलीवरी और ओनरशिप का कोई लिंक नहीं है। डिलीवरी मतलब सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करना होता है। और डिलीवरी के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या है, भाई आपने गुड्स जो है वो फिजिकली बायर को हैंडओवर कर दिया, उसे बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। कई बार गुड्स को फिजिकली हैंडओवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आपने कोई सिंबल के थ्रू डिलीवरी करते हो। लाइक जब आप कार परचेज करने जाते हो तो कार आपके सर पे थोड़ी मार देगा बेटा ऊपर, वो आपको एक की पकड़ाते हैं, और वो की हैंडओवर करने का मतलब है इट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी कि आपको गाड़ी की डिलीवरी हो गई है। तीसरा, इसका एक और एग्जांपल है कि आपके गुड्स गोडाउन पे है, अब मैंने कहा गोडाउन से गुड्स कहां निकालने, मैंने आपको गोडाउन की दे दी कि ले भाई गुड्स। अब ये क्या है, ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। और तीसरा होता है बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे एक थर्ड पार्टी जो है वो गुड्स को डिलीवर करिए। मैंने जोमेटो का एग्जांपल लिया था, और वो एक्नॉलेज करती है बायर को कि वो गुड्स को होल्ड करिए ऑन सेलर्स बिहाफ। ठीक है, ये भी हो गया। फिर एक और लास्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो थी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में एग्जांपल होता है बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट। इसमें आपके पास जो जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट है उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब रेलवे रिसीट मेरे पास है, मैं जाऊंगा रेलवे पे और रिसीट दिखाऊंगा, वो मुझे गुड्स की डिलीवरी दे देंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड होता है, और वही व्यक्ति के पास राइट है गुड्स को लेने का या पैसे लेने का, वटेवर। जैसे शेयर सर्टिफिकेट है, अब उसमें भैया लिखा होता है मिस्टर ए को रिलायंस लिमिटेड के इतने शेयर मिले। अब अगर मिस्टर बी जाएगा वो शेयर सर्टिफिकेट लेके, तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ ए को ही मिलेंगे, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है, तो उसमें नाम लिखा होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में कोई नाम नहीं होता, सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहले बेटा यहां तक बताइए, सुयश एंड मनप्रीत, क्या बेटा सोगा के चैप्टर 1 में जो हमने इंट्रोडक्शन करा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करी, क्या उसमें आपको कोई दिक्कत भाई? जल्दी बताओ भाई, क्या उसमें आपको कोई दिक्कत? नो
चलो जी, बहुत बढ़िया। फिर तो आ जाओ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई, असेंशियल्स, सॉरी, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर सोगा 1930। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, भैया जब भी सेल ऑफ गुड्स होगी सोगा में, तो क्या क्या असेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या क्या असेंशियल एलिमेंट है बेटा? देखो, नॉर्मल बातें आपको ऑलरेडी पता है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना हम वो बातें करेंगे, वो 12-13 पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, वो आपने सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हुए। लेकिन यहाँ पे हम वो बातें करने वाले जो सोगा ने दी है, कुछ लिमिटेड बातें। सबसे पहला, आप चाहो तो इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबकी डेफिनेशन लिखवा दी है, ठीक है? तो आप ज्यादा एक्सप्लेन करोगे अगर क्वेश्चन आए, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। देयर मस्ट बी at least two parties, comma, the seller and the buyer। भैया पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा दो पार्टी मिनिमम चाहिए, एक सेलर और एक बायर, ये तो मिनिमम होना ही चाहिए। आगे बेटा आपसे पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है बेटा ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे भैया जो सोगा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हमने गुड्स बोला है, तो आप गुड्स को डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सोगा में एक सेल ऑफ गुड्स बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सोगा कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं बनता, उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स अलग से एक्ट है, तो देयर इज ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला एटलीस्ट दो पार्टी चाहिए, बायर सेलर डिफाइन कर देना। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सोगा हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनेगा, दैट इज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कभी नहीं बन सकता। तो गुड्स क्या होते हैं वो आपको डिफाइन कर देना है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है भैया कंसिडरेशन मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। कंसिडरेशन मस्ट बी इन्वॉल्व्ड, ब्रैकेट में लिखो बेटा, इन कैश ओनली, नॉट इन काइंड। ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया था बेटा, कंसिडरेशन कभी फुल काइंड में नहीं हो सकती, इन कैश होनी चाहिए, इन कैश ओनली नॉट इन काइंड, और करके लिख लेना ब्रैकेट में ही, या तो पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड, ये भी चलेगा। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, एटलीस्ट दो पार्टी बायर सेलर होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा होनी चाहिए। फोर्थ लिखना बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब बेटा याद रखना, यहां पे जब भी वर्ड आएगा ना प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब इस पूरे यूनिट में ओनरशिप होता है। जब भी मैं आपको बोलूंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी बनेगा जब सेलर से बायर को डिलीवरी तो करनी है, वो तो ठीक है, लेकिन ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट टेक प्लेस, मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम सेलर टू दी बायर। बेटा इस पूरे, सुयश इस पूरे पॉइंट के ऊपर ना हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 है बेटा, जो आपका यूनिट नंबर 3 है ना कोर्सोगा का, वो पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे डील करता है कि कब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है कब नहीं होती। तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, आगे हम यही पढ़ने वाले बहुत अच्छे से बेटा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? और लास्ट पॉइंट नंबर 5 बेटा एक बेसिक पॉइंट है जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है, मतलब विदाउट कंडीशन, और कंडीशनल भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला भाई मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा और गुड्स डिलीवर करने के बदले मुझे पेमेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ चेक में ही चाहिए, तो ये मेरी कंडीशनल हो गई।
या फिर मैंने बोला भाई गुड्स डिलीवर कर दूंगा, पैसे दे दियो, बस ये एब्सोल्यूट हो गया। तो यहां पे 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है बेटा, याद रखिएगा, अंडरलाइन भी कर देता हूं आपके लिए। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो याद रखिएगा हमेशा एटलीस्ट 2 पार्टीज होंगी, बायर एंड सेलर। दूसरा ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स का होगा, अदर देन जो इमूवेबल होती है उसमें सोगा डील नहीं करता। तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड चलेगा। चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप बताया। और लास्ट सेल ऑफ गुड्स मे बी एब्सोल्यूट और मे बी कंडीशनल। ये आपके एसेंशियल एलिमेंट है। ये बेटा इसके अलावा जितने भी बाकी चीजें वो तो है ही, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज, वो सारी चीजें एज इट इज लगेंगी, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होते हैं और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। संदीप मनप्रीत और सॉरी मनप्रीत सुयश बेटा, क्या यहां तक कोई दिक्कत? प्लीज बेटा कंफर्म करेंगे जल्दी से यार, फटाफट से कंफर्म करो भाई, बस 1-2 टॉपिक छोटे छोटे और बचे फिर अपन खत्म। नो सर, मनवीर भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये हो गया सर, बस 2-3 टॉपिक। हाँ बेटा बिल्कुल 2-3 टॉपिक बचे हैं नकली से एकदम, लेकिन पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब आप आ जाइए बेटा, ऑलमोस्ट बस लास्ट टॉपिक बचा है, इसके ये टॉपिक करते ही हमारा मेजॉरिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक आधा छोटा टॉपिक और होगा, वो देख लेंगे अलग से। बेटा फ्रेश पेज निकालना, एकदम फ्रेश पेज, और हेडिंग डालना डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बेटा साइड में कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको 3 डिफरेंस कराने वाला हूं और तीनों डिफरेंस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो आपको पता है डिफरेंस का एक फॉर्मेट होता है जो हमेशा फॉलो होता है। सबसे पहले आपको लिखना है बेसिस, ऐसे ही हमेशा डिफरेंस आंसर करने होते हैं मॉड्यूल में, पेपर में भी आपको ऐसे बनाना है। एक साइड लिखना है सेल और एक साइड लिखना है बेटा एग्रीमेंट टू सेल। वैसे लास्ट क्लास मैंने थोड़ी सी बात बताई थी, लेकिन जो बाकी बची कुछ ही बात है वो आज हम क्लियर कर लेंगे बेटा। एक मिनट यार, ये वाईफाई एक बार ही चेक करो, स्क्रीन क्लियर है प्रॉपर्ली? यस। अरे यार वो वाईफाई का कुछ इशू हो रहा था। यस ठीक है, चलो आ जाओ। बेसिस बनाया बेटा सेल एग्रीमेंट टू सेल, आराम से लिखते रहना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वैसे मैं पहले बता देता हूं, देखो अभी नोट मत करना बेटा, ये है सेलर, ये है बायर। बेटा सेलर ने इसको गुड्स दे दिए, जैसे आप जो है दुकान में गए चॉकलेट लेने, आपने बोला भैया मुझे चॉकलेट दे दो, बायर ने बोला चॉकलेट दे दो, तो सेलर ने चॉकलेट दे दिया यानी गुड्स दे दिए, और बायर ने क्या दे दी बेटा, पेमेंट दे दी। अच्छा, ये होता है सेल, जब आपको गुड्स मिल गए, पेमेंट मिल गई, सेल हो गई। सेल के केस में सेलर से बायर को जो गुड्स की ओनरशिप है बेटा वो ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। सेल के केस में बायर को ओनरशिप मिलती है इमीडिएटली, आज ही मिल जाएगी। लेकिन अब देखो आप गए गाड़ी गाड़ी लेने, तो गाड़ी बेटा कोई छोटा गुड तो है नहीं कि वो बना हुआ है और आप जब गए आपको पकड़ा दिया, है ना? या उस सिचुएशन में क्या होता है, ये भैया सेलर है, ये है सेलर, और ये दूसरा पर्सन है बेटा बायर। अब बायर गया गुड्स लेने, लेकिन यहां पे होगा क्या, वो गुड्स तो बने नहीं है, वो तो भाई या तो फ्यूचर गुड्स होंगे या कंटिजेंट जो भी होंगे, जनरली फ्यूचर। तो सेलर बोलेगा भाई देखो आप ना गाड़ी बुक करा दो, और मैं आपको 2 महीने की वेटिंग है, 2 मंथ्स के बाद मैं आपको गुड्स दे दूंगा, अभी आप बुक करा दो, और जब गुड्स हो जाए तब आप मुझे पेमेंट दे देना। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे सेलर से बायर को गुड्स मिल रहे,
लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहां पे तो इमीडिएटली हो रही थी, ऑन अ फ्यूचर डेट, ऑन अ फ्यूचर डेट, और इसे बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। सेल में बायर को ओनरशिप मिलती है इमीडिएट बेसिस पे, एग्रीमेंट टू सेल में बायर को ओनरशिप मिलती है ऑन अ फ्यूचर डेट। सेल के केस में एक बात याद रखना, हमेशा जो गुड है वो एग्जिस्टिंग गुड होगा। अरे एग्जिस्टिंग गुड है तभी तो आप ओनरशिप इमीडिएटली दे रहे हो ना, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आपका जो गुड है वो एग्जिस्टिंग गुड नहीं होगा, या तो वो फ्यूचर गुड है या फिर वो कंटेंजेंट गुड है, तभी आप अभी ओनरशिप नहीं दे रहे, आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे ऑन अ फ्यूचर डेट। आई होप बेटा आपको ये समझ आता है। बेसिक डिफरेंस तो यही है। अब हम इसके पॉइंट बनाते हैं, देखो फटाफट से। तो हम जो है पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी का मतलब इस चैप्टर में क्या है, ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में लिखेंगे बेटा, सेल में, सबसे पहले सेल में लिखेंगे, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीडिएटली। बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे, 6 नंबर से 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार। ठीक है, अब जो 3 डिफरेंस कराऊंगा तीनों, ओनरशिप ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली, ये पहला पॉइंट है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखोगे आप, एग्रीमेंट टू सेल में लिखना ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ownership is transferred to the buyer on future date or after fulfillment of some condition, after fulfillment of some condition। तो ये कंटिंजेंट में कंडीशन होती है ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और सेल में इमीडिएटली होगी, वहां पे होना फ्यूचर डेट होगी। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको पहले चैप्टर नंबर 1 पे लेके चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, आई होप आपको याद हो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल में लिखना, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है बेटा, आप याद करो सुयश, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे, तो वहां पे था ना, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में था एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल, बायलेटरल। तो सेल में तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पैसे आपको मिल गए, तो दोनों पार्टी ने जब अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, तो वो बनता है एग्जीक्यूटेड। तो सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कंसिडरेशन हैज बीन ऑलरेडी पेड, कंसिडरेशन हैज बीन ऑलरेडी पेड, उसने गुड्स दे दिए और आपने पैसे दे दिए। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि अभी तक कंसिडरेशन मिली नहीं है, वो तो फ्यूचर डेट में मिलेगी गुड्स मतलब, तो लिखो यहां पे, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज consideration is to be paid on a future date। सुयश, मनप्रीत बेटा जहां भी दिक्कत आए प्लीज बता देना, वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली, यहां पे ऑन अ फ्यूचर डेट। ये एग्जीक्यूटेड है क्योंकि कंसिडरेशन ऑलरेडी पेड है, वो एग्जीक्यूटरी है क्योंकि कंसिडरेशन टू बी पेड है ऑन अ फ्यूचर डेट। नेक्स्ट आएंगे भाई, थर्ड लिखना बेटा, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। अब मनप्रीत सुयश बेटा आपने आंसर करना है बहुत सोच समझ के। बेटा सेल के केस में, सेल के केस में सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है,
मतलब भाई गुड्स मेरे पे आ चुके हैं, मेरे घर पे गुड्स रखे हैं, ओनरशिप मेरी है। अब एक बात बताओ, अगर कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन होता है, आई रिपीट, अगर कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन होता है गुड्स पे, तो उसमें कौन लायबल होगा, सेलर या बायर? जल्दी बोलो भाई, मनप्रीत सुयश जल्दी बोलो बेटा। सेल के केस में सेलर से बायर को ओनरशिप आ चुकी है, अब उसके बाद गुड्स में अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है, लॉस होता है, तो कौन लायबल? बायर। बायर, वेरी गुड बेटा। तो यहां पे लिखो लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज में लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ द बायर। क्योंकि भैया आपका ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन यहां पे लिखना एग्रीमेंट टू सेल, अभी तो होगा फ्यूचर डेट पे, तो उसमें बीच में लॉस हो गया, तो सच लॉस और डिस्ट्रक्शन, सच लॉस और डिस्ट्रक्शन is the liability of the seller. Such loss or destruction is the liability of the seller. ठीक है, एक बारी मीटिंग को बेटा रीजॉइन कर लो फटाफट से, फिर हम क्लास को रीस्टार्ट कर रहे हैं। मीटिंग रीजॉइन करो। अरे हाँ जी, तो बेटा यहां पे जैसा मैंने आपको बताया, लाइबिलिटी जो है सेल में बायर की होगी क्योंकि ओनरशिप चली गई है, और यहां पे लाइबिलिटी जो है वो सेलर की होगी, कोई भी लॉस डिस्ट्रक्शन होता है तो। इसके बाद आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं। आप याद रखना, कोई भी जो रिस्क है, लाइबिलिटी है, सारा राइट जो उसका होगा जिसके पास ओनरशिप है, ये पॉइंट आप याद रखना। फोर्थ लिखना बेटा, फोर्थ, ये भी सेम है बिल्कुल, बट अलग अलग ट्रीट करा है इसे बुक में, तो हम भी अलग अलग लिखेंगे। बर्डन ऑफ रिस्क। अब आती है बात बर्डन ऑफ रिस्क। भाई मैं पहले बता रहा हूं, लाइबिलिटी और रिस्क हमेशा उसकी होगी जिसके पास ओनरशिप होगी, ठीक है। तो यहां पे लिखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर्स रिस्क, सारा का सारा रिस्क किसका है? बायर्स का। सिंस बायर्स रिस्क, सिंस रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। यहां पे लिखना बेटा, यहां पे सेलर्स रिस्क, सिंस ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द बायर। चलिए जी, ये हो गया। नेक्स्ट पे आइएगा बेटा, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप 6 पॉइंट लिखोगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ रीसेल। अब ध्यान से मुझे बताना, ध्यान से, ये सेलर है, नोट मत करना। सेलर ने सेल कर दी, सॉरी, सेलर ने सेल कर दी बायर को, सेलर ने सेल कर दिया बायर को, यानी ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, इमीडिएट बेसिस पे अब ओनर ये बन गया। तो संदीप, मनप्रीत और सुयश, मुझे एक बात बताओ बेटा, रीसेल करने का अब राइट किसके पास है? सेल होने के बाद गुड्स को आगे फर्दर रीसेल करने का राइट सेलर के पास आएगा या बायर के पास? जल्दी से भाई चैट पे बताओ, जल्दी से। बायर के पास। मनप्रीत भाई किसके पास आएगा? बायर के पास आएगा बेटा, क्योंकि ओनरशिप तो बायर की है ना, अब इसी के पास राइट है, सेलर के पास कोई राइट नहीं है। तो सेल के केस में याद रखना भाई, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, क्योंकि उसने ऑलरेडी, भले गुड्स डिलीवर नहीं हुए, गुड्स सेलर के पास पड़े हुए, लेकिन सेल में क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, तो बेटा अब सेलर किसी को रीसेल नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है। हाँ बायर कर सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ? देखो एग्रीमेंट टू सेल में भाई सेलर ने बायर के साथ एग्रीमेंट टू सेल बनाया, मतलब वो कह रहा है जब मेरे पास गुड्स आएंगे तो मैं आपको बेच दूंगा। अभी इसमें क्या है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है? नहीं सर, वो तो होगी ऑन अ फ्यूचर डेट। अब इसने बोला भाई 2 महीने बाद आना, अब इसी बीच मान लो 1 हफ्ते बाद गुड्स आ गए, और 1 हफ्ते बाद मिस्टर सी जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी वो आ गया, वो कह रहा है यार ये गुड है, ये बहुत अच्छा है, लग रहा है, मुझे बेच दो।
ये कहेगा यार इसका तो मैंने एग्रीमेंट टू सेल बना दिया है 2 लाख रुपए में, इस जगह मैं 3 लाख रुपए दूंगा। बेटा यहां पे ये इसे रीसेल कर सकता है, पूरा राइट है सेलर के पास, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो सेलर के पास यहां पे राइट है कि वो गुड्स को चाहे तो थर्ड पार्टी को आगे रीसेल कर सकता है अपनी मर्जी से। तो यहां लिखेंगे सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। तो यहां पे रीसेल करना पॉसिबल है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए बेटा। लास्ट पॉइंट एक और बता रहा हूं, फिर हमारा ये डिफरेंस जो है वो खत्म होता है। पॉइंट नंबर 6, एंड वो है रेमेडीज फॉर ब्रीच। पॉइंट नंबर 6 बेटा वो है रेमेडीज फॉर ब्रीच। ब्रीच के केस में क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ब्रीच के केस में क्या रेमेडीज अवेलेबल है, बहुत ध्यान से कह रहा है seller can sue the buyer for the प्राइस ऑफ द गुड्स। भाई सीधी सी बात है, सेलर ने आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को, अब बायर जो है वो पेमेंट करने से मना कर रहा है, इसी तो बोलते हैं ब्रीच। तो कह रहा है ब्रीच में क्या रेमेडीज है, रेमेडी अवेलेबल जो है वो क्या है बेटा, सेलर जो है वो बायर पे सूट कर सकता है फॉर प्राइस। वो कहेगा भैया मैंने तेरे को ओनरशिप दे दी है, अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा मैं कोर्ट पे चले जाऊंगा, प्राइस के लिए सूट फाइल कर दूंगा। ठीक है, तो सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स। लेकिन यहां पे अगर आप इस साइड आएंगे बेटा, तो यहां पे लिखना एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव पार्टी जो भी है बायर सेलर, कैन स्यू फॉर डैमेजेस। सर प्राइस के लिए सेल नहीं कर, सूट नहीं करेगा। अरे बेटा ओनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं हुई ना, जब आपने गुड्स की ओनरशिप ही नहीं दी है तो आप प्राइस कैसे मांग लोगे। हाँ, प्राइस नहीं मांग सकते, लेकिन अगर कोई डैमेजेस हुआ है, आपने भाई उसके लिए गुड्स रखे हुए थे लेकिन वो आया नहीं, वो अब कह रहा है मैं नहीं लूंगा, या वो पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो वो डैमेजेस जो है उसके लिए आप जरूर सूट फाइल कर सकते हो। तो अग्री पार्टी कैन स्यू डैमेजेस, स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। प्राइस के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप ही आपने नहीं दी, तो आप प्राइस कैसे मांग लोगे भाई। तो यहां पे बेटा आपके सेल और एग्रीमेंट टू सेल का 6 नंबर का क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, ऐसे ही पेपर में लिखकर आना है। ठीक है, पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बार रिपीट करेंगे, सेल में इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर होगी ऑन अ फ्यूचर डेट। नेचर ये बेटा एग्जीक्यूटेड है क्योंकि कंसिडरेशन ऑलरेडी पेड है, ये एग्जीक्यूटरी है क्योंकि कंसिडरेशन टू बी पेड है। लाइबिलिटी की बात करें तो सेल में लाइबिलिटी बायर की होती है, मतलब जिसकी ओनरशिप उसकी लाइबिलिटी। वहां पे एग्रीमेंट टू सेल में अभी लाइबिलिटी सेलर की ही रहेगी। हाँ, जब वो फ्यूचर में सेल कर देगा उसके बाद बायर की चली जाएगी। बर्डन ऑफ रिस्क सेम टू सेम लाइबिलिटी की तरह, रिस्क जो है यहां पे वो बायर करेगा क्योंकि ओनरशिप उसकी है, एग्रीमेंट टू सेल में वो सेलर करेगा क्योंकि ओनरशिप सेलर की है। राइट टू रेसेल, क्योंकि गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं बायर को, तो सेलर अब उन्हें रीसेल नहीं कर सकता सेल में। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि गुड्स अभी भी ओनरशिप सेलर के पास ही है, तो वो जिसको चाहे रीसेल कर सकता है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, यहां पे आप प्राइस के लिए सूट कर सकते हो, एग्रीमेंट टू सेल में आप प्राइस के अलावा डैमेजेस वगैरह बाकी चीजों के लिए सूट कर सकते हो, प्राइस के लिए नहीं क्योंकि आपने ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं करी। बेटा जल्दी से बताएंगे क्या आप ये वाली बात को समझते हैं अच्छे से। सर जिसके साथ एग्रीमेंट बनता था उसका क्या हो, मनप्रीत भाई आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया। सर जिसके साथ एग्री 5 बना था उसका क्या होगा, जिसके साथ एग्रीमेंट टू सेल बना था उसका क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हो क्या। मनप्रीत भाई एक बार क्वेश्चन अपना बेटा चैट पे क्लियर करोगे आप प्लीज, माइक एक एक मिनट।
बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से एकदम फोकस से समझना। अगला जो हेडिंग है वो भी फिर से बेटा डिफरेंस का आता है। 3 डिफरेंस है पेपर में, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो है फिर से एक और डिफरेंस आया, ये आप थोड़ा ना इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, लेकिन इसके बारे में आपने पढ़ा है वैसे, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा पढ़ा है, हर बच्चा जानता है इसे, बस मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं इसके बारे में, बहुत ध्यान समझना। हेडिंग डालना बेटा, डिफरेंस बिटवीन, ये भी 6 नंबर का पेपर में आता है भाई, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। बेटा हायर परचेज की पूरी अकाउंटिंग आप इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स में, अकाउंट्स में पढ़ोगे, ग्रुप 1 में हायर परचेज की पूरी अकाउंटिंग होती है बेटा। ठीक है, तो सेल और हायर परचेज का डिफरेंस अगेन, ये भी बेटा आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले, ये डिफरेंस कराने से पहले मैं आपको एक बार जरूर हायर परचेज के बारे में बताऊंगा। आपको बस नाम से लग रहा है कि ये सर ये क्या बता रहे हो आप, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है बेटा, ऑलरेडी पता है। हायर परचेज का सिंपल शब्दों में मतलब है बेटा, क्या आपने कभी घर पे एसी, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, ये सब मोबाइल, ये ईएमआई में परचेज करा होगा, राइट? ईएमआई तो पता है ना आप लोगों को, इंस्टॉलमेंट में जिसमें आप परचेज करते हो। एक बार चैट पे कंफर्म करो भाई, मनप्रीत और सुयश, बेटा ईएमआई मतलब समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट में जो परचेज करते हैं। यस, अब मुझे एक बात बता सुयश, बेटा जब तू कोई चीज, जो कोई गुड ईएमआई में परचेज करता है, तो बेटा मान ले तूने एक बाइक परचेज करी 10 महीने की ईएमआई बना के, तो तुझे पता है उस बाइक में, उस आरसी में, बाइक की आरसी में ओनरशिप में किसका नाम होगा? तूने बैंक से लोन लिया है, ओनरशिप में आरसी में किसका नाम होगा? बाइक या गाड़ी का? बैंक का। वेरी गुड। और जब आप वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, जैसे ही आप वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, उसके बाद ओनरशिप राइट किसके पास आ जाता है? सर उस पर्सन के पास। तो बेटा इसी को तो हायर परचेज बोलते हैं। सर हायर परचेज मतलब क्या? जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, मान लीजिए ये है मनप्रीत भाई और ये है सुयश भाई। ठीक है, ये है मनप्रीत, ये है सुयश। अब बेटा यहां पे मनप्रीत भाई जो है, उन्होंने ये मशीन बनाते हैं, मशीन बेचते बेटा, तो इन्होंने, इन भाई ने सुयश को एक मशीन दे दी बेटा, कितने की? 10 करोड़ की। तो ये बेसिकली ये सेलर हो गया, इसकी मशीन इसने दे दी, और ये बायर है, इसने क्योंकि खरीद ली। लेकिन सुयश ने बोला भाई मेरे पास तो भाई 10 करोड़ है नहीं मशीन के, तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मनप्रीत ने बोला हम ये मशीन आपको 10 करोड़ की दे रहे हैं, और ये बोला ऑन हायर परचेज। सर हायर परचेज का मतलब क्या है? बेटा हायर परचेज का मतलब है कि आपको इसकी ना 10 ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, इसे बोलते हैं हायर परचेज। तो यहां पे आप बोलोगे कि मशीन परचेज हुई है ऑन हायर परचेज, और यहां पे सेलर जो है ना उसे बोलते हैं हायरर, और जो खरीद रहा है उसे बोलते हैं हायरी या फिर हायर वेंडर, जो भी बोलते हैं हायरी बोल लो। ठीक है, एक हो गया हायरर और एक हो गया हायरी। क्लियर है? अब होगा क्या, मनप्रीत भाई की मशीन दी, याद रखना ये जो मशीनरी की ओनरशिप है ये मनप्रीत भाई के पास ही रहेगी। मनप्रीत कह रहा है बेटा सुन, मैं तेरे को अपनी मशीन दे रहा हूं 10 करोड़ की, मैं हायरर तू हायरी, मशीन जाएगी हायर परचेज में, 10 करोड़ की मशीन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब मनप्रीत भाई क्या करेंगे बेटा, मनप्रीत भाई इस मशीन का, इस मशीन का जो पोजेशन है ना, पोजेशन, वो ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, ओनरशिप किसके पास रहेगी? मनप्रीत के पास। पोजेशन, मशीन का पोजेशन किसके पास रहेगा? सुयश के पास। मतलब मशीन जो है सुयश ने अपनी फैक्ट्री में लगा दी, लेकिन अभी सुयश उसका ओनर नहीं बना। अब इसने क्या बोला, देख बेटा, सुयश को इसने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया। अब सुयश को क्या बोल रहा है कि भैया तू जो है ना, तू जो है मुझे हर महीने या हर साल
एवरी ईयर 1 करोड़ देगा। तो ये सुयश देगा किसको? मनप्रीत को ₹1 करोड़ की पेमेंट एवरी ईयर, एवरी ईयर कितने साल तक? फॉर 10 ईयर्स। और जैसे ही आप 10 साल तक पेमेंट क्लियर कर दोगे तो फिर मैं आपको मशीन का ओनरशिप तो जो था वो मेरे पास था, फिर मैं आपको इसका मतलब पोजेशन तो मैंने पहले दे दिया था, अब मैं आपको क्या दे दूंगा? मशीन की ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। तो बेटा याद रखना, हायर परचेज क्या है? हायर परचेज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन कब होती है बेटा? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये कीवर्ड है, आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और याद रखियो मनप्रीत, अगर मान ले 7th इंस्टॉलमेंट में सुयश ने डिफॉल्ट कर दिया तो बेटा फिर आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो? आप मशीन का पोजीशन वापस ले सकते हो। सर जो 7 करोड़, जो 6 करोड़ पहले दे दिए बेटा, वो दे दिए तो दे दिए, 7th इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करा तो क्या होगा? मनप्रीत जाएगा अपनी मशीन उठा के घर ले आएगा वापस, और आगे से फिर आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आगे की 3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं दोगे, बस आपसे मशीन ले लेगा वापस। तो इसे बोलता है हायर परचेज। ठीक है, हायर परचेज में क्या होता है बेटा? आप गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर कर देते हो इमीडिएटली, नॉट दी ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायरर टू हायरी आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर बीच में आपने कोई भी डिफॉल्ट करा, ठीक है, यहां पे नोट में लिख देता हूं, अगर आफ्टर 6th इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हुआ तो उस सिचुएशन में क्या करना है? रिटर्न द गुड्स टू मनप्रीत ठीक है, और यहां पे मशीन ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो पहले भैया मुझे चैट पे जल्दी से बता दो, क्या आपको हायर परचेज का सीन समझ आया? अभी मैं डिफरेंस लिखवाऊंगा तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी अच्छे तरीके से, लेकिन क्या आपको हायर परचेज का ये सीन समझ आया? सुयश, मनप्रीत बेटा एक बार क्लियर बताओ जल्दी से फटाफट। यस मनप्रीत बेटा समझ आया हायर परचेज? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये एग्जांपल नोट कर लेना, पहले रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब मैं आपको डिफरेंस लगाता हूं, वही 5-6 पॉइंट है बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन, 5-6 पॉइंट, वही हम पैटर्न वही रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? यहां पे बनाएंगे अपना बेसिस, यहां पे बनाएंगे सेल, और यहां पे बनाएंगे हायर परचेज। सेल और हायर परचेज, ठीक है। बेसिस में आइए बेटा नंबर 1, बेसिस में आएंगे नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहला बेसिस हमेशा की तरह सेम रहेगा, पहला बेसिस है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बता दिया है, ओनरशिप है यहां पे, तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप। क्या बोलता है? यहां पे लिखेंगे ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू दी बायर, और आपको पता है कैसे होती है बेटा? इमीडिएटली, ये तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना अभी, इमीडिएटली, ठीक है। हायर परचेज में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू दी, अरे यार मैंने उल्टा लिखवा दिया क्या, सॉरी यार, एक करेक्शन कर लेना यार। जो गुड्स हायर करता है वो हायरर है, वही मुझे लग रहा था। जो जिसके गुड्स होते हैं, मतलब जो सेलर है वो हायर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हायरर कौन है? जिसने हायर करा है, सुयश, सॉरी करेक्ट कर लेना बेटा। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू दी हायरर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये तो हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट। सेकंड लिखना बेटा,
पोजीशन ऑफ द पार्टी। अब ये क्या है, यहां पे बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। बायर क्या है, ओनर ऑफ द गुड्स है भैया। बायर जो है वो ओनर है, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, तो ओनर बन गया बायर। लेकिन यहां पर याद रखना, जो सुयश यहां पर तू पता है कौन है बेटा, यहां पर तू है बेली। हायरर जो होता है ना, जिसने कुछ हायर करे, वो बेली है। सर बेली क्या, अरे बेटा याद करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ाया था, ठीक है। सुयश यहां पे मान लो मिस्टर ए है, उसने अपने गुड्स दे दिए। गुड्स क्या दिए, गुड्स का सिर्फ पोजेशन जाता है बेलमेंट में, याद है आपको, किसको जाता है, दूसरे पर्सन को। जिसके गुड्स होते हैं वो होता है बेलर, जिसको देता है वो होता है बेली। तो यहां पे आप एक बेली हो, यहां पे क्या हुआ, बेली, आपके पास बस पोजेशन आया है। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, जब तक आप पेमेंट नहीं करते, तो याद रखना हायर को हम सेम कंसिडर करेंगे एज बेली। हायरर को हम सेम कंसिडर करेंगे, बेलर मत कर देना, उल्टा होता है यहां पे। हायरर को हम क्या मानेंगे, बेली। तो हायरर इज अ बेली, इसके पास गुड्स का पोजेशन है, हम ये मानेंगे बस, जब तक ये लास्ट पेमेंट नहीं करेगा। जैसे ही लास्ट पेमेंट कर दी, फिर हम इसे बायर मानेंगे, यानी सेलर ओनर मानेंगे। तो हायरर इज अ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो बताओ जल्दी से। हायरर को हम बेली मान के चलेंगे भाई। पॉइंट नंबर 3 आएंगे आगे। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है बेटा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेल में बेटा आपके पास ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, बायर ओनर बन चुका है। तो क्या बायर सेल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, हां या ना? क्या बायर सेल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यानी कैंसिल कर सकता है, यस और नो? जल्दी बोलो भाई। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। और अगर मान लो एक पल के लिए मान लो आपने कर दिया, अरे फिर आपको प्राइस पे करना पड़ जाएगा भाई, सामने वाला सूट कर देगा प्राइस के लिए, अभी पढ़ाया था। तो यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, और अगर करा तो आप बाउंड टू पे द प्राइस हो। लेकिन क्या हायरर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है। इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दो, और जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पे करना बंद करी, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, वो गुड्स का पोजीशन आपसे वापस ले लेगा। और क्या आप फ्यूचर पेमेंट्स के लिए लायबल हो? सुयश, क्या हम फ्यूचर पेमेंट के लिए लायबल होते हैं बेटा, अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करा? नो सर, उसके बाद ना हम उसे जानते हैं ना वो हमें जानता है। तो लिखेंगे बेटा टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली तो बायर टर्मिनेट नहीं करता, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर करेगा भी तो प्राइस तो पे करना पड़ेगा ना। बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे इधर, हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment। बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो जब आपका मन है, बस आपको गुड्स को रिटर्न कर देना है उसके ओनर को, विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। ये हो गया आपका टर्मिनेशन वाला पॉइंट। इसके बाद आगे आते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4, वो है बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। एक एक पॉइंट बेटा याद रखिएगा। जो गुड ले रहा है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया,
तो बर्डन ऑफ रिस्क किस पे आएगा? देखो यहां पे सेलर जो है वो गुड्स दे रहा है बायर को, ठीक है, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, ओनर ये बन गया है। अब पेमेंट की बारी आई, तो पेमेंट के टाइम पे मान लो ये भाई साहब हो गए इंसॉल्वेंट। अब देख सुयश मनप्रीत ध्यान से देख, क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट है तो आप पेमेंट ऑफ प्राइस तो उससे ले नहीं सकते भाई, जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो आप पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं ले सकते, घर भर बिकवा दो भाई, जितना मिलेगा मिल जाएगा, बाकी तो डुआ। और दूसरी बात, आप इससे गुड्स भी नहीं ले सकते, पेमेंट ऑफ प्राइस तो मिलेगा ही नहीं, साथ में गुड्स भी नहीं मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा गुड्स की ओनरशिप तो बायर को मिल चुकी है ना, ओनरशिप बायर को मिल गई तो गुड्स का ओनर बायर बन चुका है, अब आपके पास कोई राइट नहीं है गुड्स वापस लेने का, तो गुड्स तो मिलेंगे नहीं, साथ ही साथ आप वापस में पेमेंट भी नहीं मांग सकते। सर पेमेंट क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि बेटा ये तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो यहां पे जो बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर है वो पड़ती है सेलर के ऊपर, सेलर के ऊपर पूरा रिस्क है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भैया तिगड़मबाजी तगड़ी, क्योंकि ना ही पैसे मिलेंगे और ना ही गुड्स मिलेंगे, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। लेकिन अगर मान लो यहां पर हमारे बीच में सुयश भैया 6th इंस्टॉलमेंट के बाद इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है। मनप्रीत जाएगा सुयश के घर पे, कहेगा भाई तू पैसे दे रहा है, ये कहेगा भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन उठाएगा और घर वापस आ जाएगा। तो यहां पे सेलर के पास ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, हायर परचेज में सेलर के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि अगर इंसॉल्वेंसी हुई भी तो वो गुड्स रिटर्न ले सकता है, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। आई होप दिस इज क्लियर। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, तो इसमें लिखना सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ any the risk of any loss from insolvency of buyer। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ये कौन सा रिस्क है, रिस्क पढ़ लो, क्योंकि मैंने आपको ना पहले वहां पे लिखवाया था कि जो रिस्क होता है वो बायर का होता है, ये गुड्स के रिस्क की बात कर रहा है कि अगर गुड्स को कोई भी डैमेज हो गया, गुड्स खराब हो गए, तो क्योंकि बायर ओनर है तो उसको रिस्क मिलेगा। लेकिन यहां पे कौन सा रिस्क है, यहां पे इंसॉल्वेंसी का रिस्क की बात कर रहा है, इंसॉल्वेंसी का रिस्क सेलर बियर कर रहा है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो इसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, गुड्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल रिस्क नहीं बोला, नॉर्मल रिस्क बायर का होता है, इंसॉल्वेंसी का रिस्क सेलर का होता है। यहां पे ओनर टेक्स नो सच रिस्क, क्योंकि अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी हुई तो वो गुड्स वापस ले लेगा, तो यहां पे कोई रिस्क है नहीं। सुयश मनप्रीत, आई होप बेटा आपको क्लियर हो, कोई दिक्कत तो बताइए प्लीज। हाँ जी, रेज हैंड। रिस्क है इंसॉल्वेंसी का। मनप्रीत ने बोला कि सर क्यों सर, पेमेंट तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, तो ये भाई साहब के पास कैसे रिस्क? अरे भाई मैंने कब बोला पेमेंट इमीडिएटली हो रही है? बेटा एक चीज याद रखो, जब भी सेल होगा, ये सेलर, ये बायर, ये आपका सेलर है, ये आपका बायर है, और अब मैं बोल रहा हूं सेल हो रहा है, बेटा ये गुड्स को डिलीवर करे, मुझे नहीं पता कब, कभी भी कर सकता है, अभी कर दे, 1 साल बाद कर दे, 10 साल बाद कर दे, मैंने कभी नहीं बोला डिलीवरी अभी होगी। ये इसकी पेमेंट कब करेगा? अरे मुझे नहीं पता भाई पेमेंट कब करेगा, 6 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, ना भी करे, मैंने कभी ये नहीं बोला कि सेल में डिलीवरी और पेमेंट ऑन द स्पॉट इमीडिएटली होगी। मैंने बोला सेल में सेलर से बायर को ओनरशिप इमीडिएटली चली जाएगी, मतलब ओनरशिप जैसे आपने बोला भाई सेल हो गई, बायर ने बोला हाँ भाई हो गई,
आपका ओनरशिप सेलर से बायर को चला गया बेटा। अब गुड्स डिलीवर हो सकता है ये पोजीशन यहीं पे हो, अभी गुड्स डिलीवर ना करे हो, पैसे इसने यहीं पे रखे, अभी पैसे दिए ही ना हो। डिलीवरी और पेमेंट का ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर होने की अपनी चीज है बेटा, वो हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। पर मनप्रीत ये क्लियर रखियो बेटा, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस कभी भी हो सकता है पहले हो जाए, हो सकता है ऑन द स्पॉट हो जाए, हो सकता है बाद में हो सकता है हो ही ना। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि पेमेंट ऑफ प्राइस ना हो सकता है आपको मिले ही ना। तो ये सेलर को रिस्क होता है कि अगर अगर यहां पे बायर पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं करा, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई ना उसको, अब ये इंस्टॉलमेंट हो गया, कह रहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो भैया अब ये सेलर का रिस्क है, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी बायर को मिल गए हैं, उसकी ओनरशिप है, और पैसे आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट हो गया। तो यहां पे सेलर रिस्क लेता है। मनप्रीत बेटा चैट में बता दे कंफर्म है, क्लियर है, समझ आया? आप बेटा कुछ और मतलब मत निकालिए, मैं कुछ और बता रहा हूं, आप कुछ और मतलब निकाल रहे। पेमेंट ऑफ प्राइस इमीडिएटली होगा ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएटली होगा ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, पेमेंट कभी भी हो, डिलीवरी कभी भी हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 4 या 5 जो भी नेक्स्ट है, 5 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे जाना बेटा, वो है रीसेल। अब सीधी सी बात, सेल में बायर के पास ओनरशिप है, बायर को ओनरशिप इमीडिएटली मिल चुकी है, क्या बायर गुड्स को आगे रीसेल कर सकता है? जल्दी बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे। अगर सेल में बायर के पास ओनरशिप इमीडिएटली आ गई है तो वो चाहे तो उसे क्या आगे गुड्स को सेल कर सकता है बायर? यस ऑफ कोर्स, यस एब्सोल्युटली यस। लेकिन हायर परचेज में सुयश, क्या तेरे को अभी, मान ले तूने आज मशीन खरीदी बेटा, तू तो अभी बेली है ना, तुझे तो पोजीशन मिला है, ओनरशिप तो 10 महीने बाद मिलेगी आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो क्या हायर परचेज में जो हायरी है, ओ सॉरी जो हायरर है, जिसने गुड्स हायर करे हैं, क्या वो गुड्स को रीसेल कर सकता है? नो क्योंकि ओनरशिप नहीं है। वेरी गुड। क्या वो 10 महीने बाद पेमेंट करने के बाद कर सकता है? 10 महीने पेमेंट कर दी उसके बाद हायरर सेल कर सकता है? यस बिल्कुल करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको मिल रही है। तो रीसेल में लिखो बेटा, यहां पे क्योंकि बायर के पास ओनरशिप है तो बायर कैन रीसेल द गुड्स, वो आगे किसी को भी गुड्स दे सकता है क्योंकि उसके पास ओनरशिप है, उसके पास टाइटल है। लेकिन यहां पे जो हायर परचेज है बेटा, हायरर है, हायरर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, कैन नॉट रीसेल द गुड्स unless he has paid all his installments। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो जाए। और लास्ट एक और पॉइंट आता है बेटा, 6th, वो है ट्रांसफर ऑफ अ गुड टाइटल। सर ये क्या बोला बेटा? टाइटल का मतलब भी ना ओनरशिप होता है। सर अभी आपने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बताया तो नहीं नहीं, ये अलग बात कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल का मतलब क्या, ध्यान समझो। ये सेलर है, इसने सेल करी बायर को, यानी सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई इमीडिएटली, हो गई ट्रांसफर। तो अब ओनर कौन बन गया? ओनर भाई साहब ये बन गए। अब बी ने आगे आगे क्योंकि ये रीसेल कर सकता है तो इसने रीसेल कर दिया, और इसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी किसको? मान लो मिस्टर ए को। तो एक बात बताओ, सेलर ने सेल करा बायर को, बायर ओनर था, उसने आगे रीसेल करा, ओनरशिप ट्रांसफर करी ए को, तो क्या इसके पास गुड टाइटल जाएगा? क्या ये ओनर बनेगा? गुड टाइटल का मतलब है क्या ये गुड ओनर बनेगा? जल्दी बताओ, क्या ये गुड ओनर बनेगा मिस्टर ए? मनप्रीत क्या ये गुड ओनर बनेगा बेटा? यस। सुयश क्या ये गुड ओनर बनेगा बेटा? सुयश क्या मिस्टर ए एक गुड ओनर बनेगा बेटा? जल्दी बोलो यस सर। सर क्यों बेटा? गुड ओनर बनने के लिए ना आप देखते हैं कि बैक एंड पे जो बंदा है क्या वो गुड ओनर है? अगर जिससे मैं खरीद रहा हूं, मिस्टर ए किससे खरीद रहा है? बी से। अगर वो खुद ओनर है तभी तो वो गुड टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा ना। तो यहां से ओनर ने इसने बेचा, बी ओनर बन गया। अब क्योंकि बी एक अच्छा ओनर है तो बेटा इसको भी आगे क्या मिलेगा? एक गुड ओनरशिप मिलेगी। लेकिन अगर मैं हायर परचेज की बात करूं
तो आपको मशीन का तो अभी पोजेशन मिला है, अभी तो आप ओनरशिप बने ही नहीं हो। ओनरशिप कब मिलेगी? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब मान लो इसने 5 इंस्टॉलमेंट पे करी और 5 इंस्टॉलमेंट के बाद इसने बोला यार मैं ना एक काम करता हूं, मिस्टर ए को ये सेल कर देता हूं। तो एक बात बताओ, क्या अब ए गुड ओनर बनेगा या गुड टाइटल इसे मिलेगा? आंसर इज नहीं सर, इसका टाइटल होगा बैड टाइटल। सर बैड टाइटल क्यों? बेटा गुड टाइटल तब मिलता है जब आपने एक एक्चुअल ओनर से परचेज करा है। अभी सुयश तो ओनर बना ही नहीं है ना, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन से परचेज करो जो कि खुद ओनर नहीं है, तो वो आपको कैसे अच्छा ओनर बना देगा? ये कॉन्सेप्ट होता है नेमो डेट कॉड डॉन हैबिट। ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे जाके, थर्ड या सेकंड यूनिट में ही आएगा दोबारा। तो पॉइंट बस इतना सा है कि सेल के केस में जो है, सेल के केस में मैं क्रक्स दे देता हूं इसका, आपको लिखना क्या है। सेल के केस में आप याद रखना हमेशा, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ इनोसेंट बायर। अभी ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक आएगा आगे। मतलब ना बायर जो है गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है एक दूसरे बायर को, क्योंकि वो खुद ओनर है ना। लेकिन यहां पे लिखना हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल। हायरर कभी टाइटल पास ही नहीं कर सकता, मतलब दूसरे बंदे को गुड ओनर बना ही नहीं सकता। अब इसकी आगे की लाइन आपको अभी समझ नहीं आएगी। इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड मतलब होता है चाहे वो सामने वाला बंदा गुड फेथ में हो, इनोसेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे ना सर इसने मान लो ए को दे दिया आगे, अब ए की थोड़ी सर कोई गलती है, उसको बेचारे को क्यों परेशान करो? बेटा फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट कहता है ए भाई देख तेरे साथ गलत हुआ, हम तेरे साथ है बिल्कुल, हम सुयश से भैया तेरा मैटर करवाएंगे, पर पहले ना सबसे पहले तू गुड्स दे दे अपने बंदे को। ये जो मनप्रीत है ना, गुड्स इसके, सुयश के पास राइट नहीं था, पहले तू गुड्स मनप्रीत को दे दे, फिर तुम्हारे बीच का मैटर हम सॉर्ट करवाएंगे, उसकी टेंशन मत ले। तो याद रखना हायर परचेज में ये बंदा कभी आगे टाइटल सेट नहीं कर सकता। तो ये बेटा सेल वर्सेस हायर परचेज होता है, खत्म। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? आज मैंने आपको देखो क्या कराया, बस पहला असेंशियल एलिमेंट सिंपल थे। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, सेल और हायर परचेज का डिफरेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा क्या ये बात समझ आई? जल्दी बोलो भाई, मनप्रीत, सुयश, बेटा क्या ये बात समझ आई? यस सर। मनप्रीत भाई क्लियर है? ऑल क्लियर? कोई डाउट? ओके सर, बढ़िया। सर क्या हमने खत्म हो गया सर टॉपिक? कुछ बचा है क्या और? बेटा एक टॉपिक मेन और बचा है, उसके बाद एक छोटा टॉपिक और बचा है। नेक्स्ट आइए आप। छोटा ही है वैसे, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, आएगा तो छोटे मार्क्स में आएगा क्योंकि डिफरेंस कम ही दे रखा है आपको इसमें। नेक्स्ट देखो, ये भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालना डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। और भैया ये मैं नहीं बताऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, इतना नहीं बताऊंगा। क्यों सर? अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ना तुम्हें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा के बैठा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तुम्हें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा के बैठा हूं। तो मनप्रीत भाई अब ज्यादा टेंशन में देना। आई गेस आपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे रिकॉर्डिंग में अभी तक ना, तो कोई दिक्कत नहीं। बेलमेंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पर इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट। पहले बेलमेंट समझ ले बेटा क्या होता है। देख मनप्रीत, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। मनप्रीत क्या होता है ना बेटा, तेरे तेरे पास मान ले ये मनप्रीत है। मनप्रीत भाई आपके पास ना एक बाइक है बेटा, बाइक, ठीक है। अब आपको पता होगा बाइक है तो बाइक की सर्विस भी करवाते हो आप। तो आपके पास एक बाइक है और आप क्या करें बेटा, आप ना उसकी सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर गए होंडा के, ठीक है। आप गए और यहां पे भैया होंडा का सर्विस सेंटर है। ये क्या है? होंडा का सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर, ठीक। मनप्रीत अब बेटा एक बात बता, तुझे होंडा में सर्विस करानी है बाइक, तो भाई ऑब्वियसली तू गया, क्या तूने बोला सर्विस करानी है, उसने बोला भाई अगर आपको सर्विस करानी है तो आप एक काम करो, आप जो है इसको 2 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 2 डेज के लिए बाइक को यहां दे दीजिए, और आप जो है क्या करिए 2 दिन बाद आइए, मैं आपको बाइक को अच्छे से सर्विस वर्विस रिपेयर वेपेयर करा के दे दूंगा। अब सुन बेटा एक बात बता, ये जो बाइक है क्या तूने सेल कर दी? क्या तूने होंडा वालों को इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी? ओनरशिप दिया, पोजेशन दिया है? 2 दिन के लिए आपने ओनरशिप दी है या बाइक का पोजेशन दिया है मनप्रीत?
ओनरशिप और पोजेशन बेटा, जल्दी रिप्लाई करो यार, इतना टाइम नहीं है। ओ या पी लिख दे यार फटाफट से। पोजेशन, हाँ, ओ या पी लिख दिया कर। सर आपने क्या करा है, आपने करा है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, आपने करा है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अरे मैंने यही तो बोला बेटा। अरे सुनो भैया, बेलमेंट क्या होता है? ये जो तूने करा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वैसे पूरा सुयश को तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही पढ़ा हुआ है सारा। ये तो अच्छे से एग्जांपल दे दे के इतना इतना इन डेप्थ पढ़ाया था मैंने भैया, पूरा 3-4 क्लास लगी थी बेलमेंट में। बट बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती ही नहीं है, याद रखना सुयश और मनप्रीत, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती बेटा। बेलमेंट में सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। डिलीवरी मतलब, डिलीवरी बताया था वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, डिलीवरी बताया था वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो बेलमेंट क्या है? बेलमेंट है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, जो डिलीवरी यहां जो जिसका गुड है इसे बोलते हैं बेलर, जिसको गुड दिया है यह है बेली। जैसे वहां पे हायरर था ना, ये हायरर ही है, तो वैसे ही कुछ है, ठीक है, ये है बेली। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे बेलर जो है वो अपने गुड्स का पोजेशन देता है बेली को, नॉट ओनरशिप, सिर्फ पोजेशन। बेटा याद रखना, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ऐसे फालतू के लिए नहीं। जैसे यहां पे पर्पस क्या है बेटा? पर्पस है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो आप जो है गुड्स का पोजेशन दोगे बेली को फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और यहां पे आप एक कंडीशन रखोगे बेटा। कंडीशन ये होती है कि, कंडीशन क्या है? ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, आपको बेटा सेम गुड्स का पोजेशन, सेम गुड्स का पोजेशन रिटर्न करना है, इसे बोलते हैं बेलमेंट। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? जहां पे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑन अ कंडीशन कि जब वो स्पेसिफिक पर्पस अकम्प्लिश होगा, आपको जो है बेटा सेम गुड्स को रिटर्न करना है बेलर को। तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। जैसे यार सिंपल सी बात है ना, मनप्रीत तूने सुयश को बोला यार तेरे लॉ के नोट्स पूरे हैं क्या? सुयश ने कहा हाँ भाई पूरे। तो तूने बोला यार एक काम करना, अपनी नोट्स जो कॉपी है, रजिस्टर है, वो मुझे 2 दिन के लिए दे दे, मेरे को नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो देख सुयश ने क्या करा, सुयश ने अपने नोट्स तेरे को दिए। ये क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है भाई, ओनरशिप नहीं दी, सिर्फ पोजेशन दिया 2 दिन के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जैसे ही 2 दिन बाद तूने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, तुझे सेम नोट्स क्या करने? रिटर्न करने। ये क्या है? अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है बे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ना ये होता है बेटा। पहले बता मनप्रीत, समझ आई वाली बात? सुरेश बेटा आपको तो पहले से ही क्लियर होगा, ठीक है बढ़िया, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मनप्रीत बेटा तू ना एक बार ये फोटो ले लियो बेटा प्लीज, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो सुयश को तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुयश आप भी जैसे आपको ठीक लगे। मनप्रीत भाई आप तो पक्का बना लेना। तो पहले मैंने आपको बेलमेंट का मीनिंग एकदम क्लियर कर दिया भाई, ये आपका बेलमेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम जरा छोटा सा डिफरेंस, इसमें छोटा ही है, 3 ही पॉइंट है बस, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा बेसिस, वही अपना कॉलम, एक कॉलम आएगा बेसिस, एक कॉलम आएगा सेल, एक कॉलम आएगा बेलमेंट का। बेसिस, सेल, बेलमेंट। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट हमेशा की तरह वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। अब सेल में यार इतनी बार बता दिया, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली। सेल में सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। बेलमेंट में, अरे बेलमेंट में तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं होती। बेलमेंट में क्या लिखना है? बेलमेंट लिखो ओनली पोजेशन, ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स। सर बेलमेंट में कभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या? बेटा कभी नहीं होती। ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द बेलर
टू द बेली. ओनली पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द बेलर टू द बेली. ये होता है बेटा बेलमेंट. आई होप ये क्लियर हो आपको अच्छे से. अब आगे बढ़ेंगे. आगे आता है पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है बेटा रिटर्न ऑफ गुड्स. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो क्या आपको गुड्स रिटर्न करने का कोई ऑब्लिगेशन है? अरे सर कैसी बात करो, क्यों रिटर्न करेंगे, पैसे दिए तो यहां पे लिखो बेटा सेल में रिटर्न ऑफ गुड्स का कोई चांस ही नहीं, इज नॉट पॉसिबल. लेकिन बेलमेंट में तो ऐसा नहीं होता भाई. बेलमेंट में तो डेफिनेशन ही है कि भैया ये ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इस कंडीशन की पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद सेम गुड्स आपको रिटर्न करने हैं. मतलब बाइक दी थी तो बाइक की देनी है, ये नहीं गाड़ी दे रहे हो और जो बाइक दी थी वही बाइक देनी है, मेरी बाइक, ऐसे नहीं किसी और की दे रहे हो. तो यहां पे लिखना, यहां पे क्या है, यहां पे है बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू दी बेलर ऑब्वियसली आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, ये बताया था. फिर हम लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 3 विच इज कंसिडरेशन. तो बेटा ये तो आपको, मनप्रीत तूने ये बेटा टॉपिक पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. क्या आपने पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट? मनप्रीत ये तो तूने रिकॉर्डिंग देखी होगी पक्का. यस. तो बेटा वहां पे तूने पता था कि नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था और एक्सेप्शन में था बेलमेंट. और बेलमेंट में बताया था ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट. अब जैसे सुयश ने तुझे नोट्स दिए, तो क्या तेरे को तो नोट्स मिल गए, क्या तुमने सुयश को कोई पैसे दिए? तो यहां पे तो कंसिडरेशन ही नहीं है. और बताया था सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, लेकिन बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो सकती है, ये एक्सेप्शन था. क्या मनप्रीत आपको एक्सेप्शन में याद है बेलमेंट, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट? लिखवाया होगा मैंने पॉइंट. यस वेरी गुड, बस हाँ वही था. तो यहां देखो कंसिडरेशन में, सेल में तो कंसिडरेशन होनी चाहिए. अगर कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, आप याद करो मैंने अभी एसेंशियल एलिमेंट लिखवाए थे भैया, लिखा था ना थर्ड पॉइंट कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है. और वो भी इन कैश होनी चाहिए. तो यहां पे लिख लो भाई सेल में कंसिडरेशन इज मस्ट. वो भी कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन यहां पे लिखना बेटा कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड in case of bailment, not necessarily required in case of bailment, comma, it must be gratuitous or non gratuitous. ग्रेटिट्यूस मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, नॉन ग्रेटिट्यूस होता है विद कंसिडरेशन. तो विदाउट विद दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. इसी के साथ बेटा आपका बेलमेंट और सेल का डिफरेंस होता है खत्म. ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है. लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर में. ठीक है, पहले बताइए बेटा यहां तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी प्लीज. यहां तक सुयश मनप्रीत कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो बेटा बताएंगे. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बिंदास बताने का बेटा. नो. मनप्रीत भाई एनी डाउट्स? नो. बढ़िया बेटा. अच्छा एक काम करते बेटा, हम ना 5 मिनट का ब्रेक लेते. आप मीटिंग लीव मत करना. हाँ मीटिंग लीव मत करना. अभी 1:34 हो रहे हैं, 1:40 पे आइए, 10-15 मिनट और लूंगा आपको. और जो है इस चैप्टर को फिर रैप अप करते हैं. एक दो टॉपिक बचे बिल्कुल छोटे छोटे से. एक असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस बचा है और एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. 2 टॉपिक है छोटे छोटे एकदम 10-10 मिनट के. वो खत्म करेंगे 2 बजे, फिर क्लास एंड ही करेंगे अपन. ठीक है, तो मीटिंग आप लीव मत करना, बस आप पानी वानी पी लो थोड़ा सा. 5 मिनट में आपसे मिलते हैं बेटा. हाँ जी. सुयश, मनप्रीत बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो. हो लो आप लोग? यस सर. मनप्रीत भाई हो आप लोग? चले गए मनप्रीत भाई?
अरे ये क्या गया बेटा? मनप्रीत आवाज आ रही है? चलिए भाई, तो यहाँ पे हमने ये चीजें डन करी। अब इसमें से हमारा कुछ बच गया लास्ट सेक्शन 7, 8, 9, 10, 4 बच गए ना। चलो मनप्रीत भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो। तो सुरेश भाई यार एक काम करते हैं, हम ना नेक्स्ट क्लास ही कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्लास रखते हैं इसकी एक छोटी सी, और उसमें ये अपना डन कर देंगे फटफट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमारा क्या है, आज हमारा ट्यूसडे है ना। हाँ, तो मैं कल रख दूंगा बेटा वेंसडे को रात को 9:30 बजे। आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास होगी, बस चैप्टर नंबर 1 डन कराऊंगा। फिर ऑफलाइन थर्सडे मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, 30-40 मिनट से जल्दीबाजी नहीं करनी यार, अब 10 मिनट हो बचे हैं बस, फिर मेरी दूसरी क्लास है। तो अपन लोग क्या करते हैं, कल ऑनलाइन रखेंगे 9:30 बजे, और कल 9:30 बजे जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का 4 सेक्शन बचे, 6, 7, 7, 8, 9, 10, ये 4 सेक्शन बचे, ये चारों कंप्लीट कर दें, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। फिर थर्सडे ऑनवर्ड्स हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। कल 9:30 बजे ऑनलाइन क्लास है, आई रिपीट, कल मिलते हैं भाई 9:30 बजे। बाय बाय।